हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान में इतिहास के चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो कि है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। ऑलराइट, चलिए तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है किसके बारे में? चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के बारे में। और ये चैप्टर मैं पहले आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ। इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी सारी चीजें करा चुकी हूँ। उम्मीद है सारी चीजें आपने कर ली होंगी, सारी वीडियो अटेंड कर लिए होंगे, और अगर नहीं करे हैं तो जल्दी से जाइए और बाकी के वीडियोस भी देख लीजिए। हर एक टॉपिक का बहुत ही क्रिस्प वीडियो बनाया है, यानी कि छोटे छोटे वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करी गई है। सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करी गई है, एकदम बूंद बूंद से। ठीक है, चलिए तो शुरू करें आज का ये सेशन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने, अब बारी है रिवीजन करने की। रिवीजन से क्या होगा? रिवीजन से सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी और आगे तक याद बनी रहेंगी। ठीक है, चलिए देखें भाई, पाठ परिचय की अगर हम बात करें तो पाठ परिचय में हम देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। जब 18वीं सदी की शुरुआत हुई थी तब फ्रांस का समाज कैसा था। ठीक है, जीने का संघर्ष, फ्रांस के समाज के सामने जीने का संघर्ष दिखाई देता है। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। एक समय ऐसा भी आता है जब फ्रांस के लोगों के पास खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, फसलें चौपट हो जाती हैं, पाव रोटी की कीमतें बढ़ जाती हैं, लोगों के पास खाने को नहीं रहता, पैसे भी नहीं रहते। ऑलराइट, फिर एक मध्यम वर्ग का उदय होता है। उसने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना करी। ठीक है, जो फ्रांस का समाज था 3 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से वर्ग थे? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग था आम जनता। तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को स्पेशल राइट्स से विशेषाधिकार थे, उसी को अंत करने का किसने सोचा? मध्यम वर्ग ने, शिक्षित उदारवादी मध्यम वर्ग ने। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का क्रांति की शुरुआत। इस क्रांति की शुरुआत कैसे होती है इसके बारे में जानेंगे। ऑलराइट, तो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। राजनीतिक प्रतीकों के कुछ मायने निर्धारित करे गए। उसके बाद देखें, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन, उन्मूलन का अर्थ होता है समाप्ति। फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति करी गई और गणतंत्र की स्थापना करी गई। उसके बाद आतंक का राज आता है, रोबेस्पियर का शासन आता है, उसके बारे में जानेंगे। डायरेक्टरी शासित फ्रांस के बारे में जानेंगे। फिर क्या ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, क्या ये महिलाओं के लिए भी हुई थी? इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे दास प्रथा का उन्मूलन। उन्मूलन का अर्थ होता है समाप्ति। ठीक है, दास प्रथा की समाप्ति कैसे हुई, कब हुई, क्या संघर्ष किया गया। और फिर आखिरी में जानेंगे क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। ठीक है, रोज की जिंदगी पर इस क्रांति का क्या असर पड़ा, इसके साथ इस चैप्टर की एंडिंग होगी। ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें वो सारी चीजें बता दी, वो सारे टॉपिक आपको बता दिए जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। ऑलराइट, क्लियर? लाइक शेयर बराबर से हुआ, चैनल सब्सक्राइब हुआ। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलो भाई देखें, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की बात करें, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, फ्रांसीसी समाज जो है 18वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में कैसा था उसकी बात हमें करनी है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। आखिर ये थी क्या, कब हुई थी?
1789 का वो दौर था, 14 जुलाई का दिन था। 1789 के दौर में 14 जुलाई के दिन फ्रांसीसी क्रांति शुरू की गई थी और मध्यम वर्ग द्वारा ये शुरू की गई थी। किसके द्वारा? मध्यम वर्ग के द्वारा ये क्रांति शुरू की गई थी। तो मध्यम वर्ग द्वारा शुरू की गई क्रांति की घटनाओं की श्रृंखला ने उच्च वर्गों को झकझोर दिया। उच्च वर्ग यानी कि जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग हुआ करता था, ठीक है। फिर लोगों ने राजाशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय बूर्बो राजवंश का शासन हुआ करता था। लुई 16वां राजा था, क्रूर था, निरंकुश था, जनता को कोई अधिकार नहीं थे। जनता भूखों मरने लगी थी, उनके पास खाने के लिए ना पैसे थे ना अनाज था, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, जब लोग उग्र हो गए, परेशान हो गए, तो राजशाही शासन के खिलाफ, जो राजा का शासन था, क्रूर शासन था, बेकार शासन था, ठीक है, उसके खिलाफ विद्रोह किया। और इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को सामने रखा कि हमें आजादी चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें बंधुत्व चाहिए, देश में एक अच्छा माहौल चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक वर्ग दूसरे वर्ग से नफरत कर रहा है। इस तरीके का जो सामाजिक विभाजन करके रखा है, जिस वजह से एक वर्ग दूसरे वर्ग से नफरत करता है, जहां बंधुत्व की भावना नहीं है, भाई भाई की भावना नहीं है, ऐसा समाज हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए अपने समाज में आजादी, अपने देश में आजादी, देश में समानता और बंधुत्व का भाव। ये डिमांड रखी थी जनता ने। फिर बात आती है कब हो गई ये क्रांति? 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले से ये क्रांति शुरू हो गई। अब बास्तील का किला क्या था? बास्तील का किला एक सरकारी इमारत ही थी और 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की जनता सड़कों पर उतर आई थी, सारे सरकारी भवनों को घेर लिया था और बास्तील के किले पर धावा बोल दिया था। बास्तील का किला एक कुख्यात जेल थी, जहां पर किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर रख दिया जाता था बिना किसी अपराध के, मनमानी के तौर पर। तो जनता ने बास्तील के किले से कैदियों को बाहर निकाला और किले को ध्वस्त कर दिया। क्लियर? तो इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत बास्तील के किले से हुई थी 14 जुलाई 1789 को। ऑलराइट, चलिए, बास्तील के किले से सभी नफरत करते थे क्योंकि बास्तील का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। और 14 जुलाई 1789 को क्रोधित भीड़ यानी कि गुस्साई भीड़ ने क्या किया? बास्तील के किले को तोड़ दिया और जिन राजनीतिक कैदियों को वहां कैद करके रखा गया था उनको बाहर निकाल दिया। इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। अब कारण क्या थे इस क्रांति के? फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? एक एक कारण को हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहला कारण था सामाजिक कारण। सबसे पहला कारण क्या था? सामाजिक कारण था। समाज का वर्गों में बटा होना, ठीक है। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था फ्रांस का। कौन कौन से वो 3 वर्ग थे बताओ भैया? समाज का वर्गों में बटा होना, समाज कौन कौन से वर्गों में बटा हुआ था? तो सबसे ऊपर था भाई पादरी वर्ग, उसके बाद था कुलीन वर्ग, उसके बाद था आम जनता का वर्ग यानी कि जनसाधारण। ऑलराइट, और ये जो 2 ऊपर के वर्ग थे, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, जैसे प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट के नाम से भी जाना जाता था, इनको भाई साहब विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनको क्या प्राप्त थे? विशेषाधिकार प्राप्त थे। कर नहीं देना पड़ता था। कर कौन देता था? कर आम जनता देती थी। क्या विशेषाधिकार आम जनता को प्राप्त थे? है जी भाई, आम जनता है, विशेष है ही नहीं, तो विशेषाधिकार इसे कहां से प्राप्त होंगे? नहीं थे। ये भाई विशेष वर्ग हैं तो इनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, स्पेशल राइट्स थे इनके पास, ठीक है। तो इस तरीके से समाज वर्गों में बटा हुआ था और सामाजिक विभेद कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है फ्रांस के समाज में, ठीक है। फिर मध्यम वर्ग का उदय होता है, शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय होता है जो बहुत ही लिबरल रहता है। उसने ये सोचा कि हमें एक मुक्त फ्रांस की स्थापना कैसे करनी है। ऑलराइट, फिर राजनीतिक कारण क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के पॉलिटिकल रीजन क्या थे, इसके बारे में जानते हैं। तो देखें, अयोग्य शासन क्या था? अयोग्य शासन था। अयोग्य शासन कैसे था? अयोग्य शासन कैसे था? राजा निरंकुश था,
ठीक है, कायदे से शासन पे किसको बैठना चाहिए? जो योग्यताधारी हो, जो वेल क्वालिफाइड हो, जो सब चीजों को जानता हो, समझता हो, सबके अधिकारों की कदर करता हो, उसके जनता के प्रति कुछ कर्तव्य हो। लेकिन ऐसा था नहीं। फिर विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स देके रखे थे इन दो वर्गों को। क्लियर? फिर उसके बाद क्या आता है? तात्कालिक कारण, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का एकदम तत्काल का कारण क्या था, जिसके कारण जनता सहन नहीं कर पाई और क्रांति शुरू कर दी। ठीक है, इसका कारण था लुई 16वां का नया कर लगाने का प्रस्ताव। लुई 16वां ने क्या किया? नए कर लगा दिए। अभी करों की कमी नहीं थी जनता के पास, जनता पैसा बहुत भर रही थी और ऊपर से नया कर और लगा दिया, नया टैक्स और लगा दिया। अब जनता भाई बौखला गई कि क्या हो रहा है ये, है जी। ठीक है, और आर्थिक कारण देखें। अब आएगा मजा। यहां से यहां की कनेक्टिविटी बैठेगी। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज था। किस पर? किस पर? फ्रांस पर, फ्रांस के शासन पर। क्यों था? क्योंकि राजकोष खाली हो चुका था। कई सारे युद्धों का सामना फ्रांस ने किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी थी, जिससे भी इसका पैसा खर्च हुआ था। ठीक है, और जितने भी फ्रांस के राजा हुआ करते थे, पूर्व राजवंश के, सब विलासितापूर्ण जीवन जिया करते थे, शान और शौकत से भरा जीवन जिया करते थे। आगे पीछे का नहीं सोचते थे कि आगे के लिए पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो भाई पैसा खाली हो गया, मतलब राजकोष खाली हो गया, इनके पास पैसे नहीं बचे, जेबें सबकी खाली। ठीक है, तो दूसरे देशों से इन्हें कर्ज लेना पड़ा लगभग 12 अरब लिब्रे का। अब यहां पर लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या है? लिब्रे है भाई फ्रांस की मुद्रा, प्राचीन मुद्रा। उस समय लिब्रे चलती थी, फ्रांस की प्राचीन मुद्रा। चलिए, प्राचीन मुद्रा तो मैंने बता दी। जल्दी से आप कमेंट में मुझे फ्रांस की वर्तमान मुद्रा का नाम बता दें। क्या बताना है? वर्तमान मुद्रा, फ्रांस की वर्तमान मुद्रा। फ्रांस की वर्तमान मुद्रा का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताना है। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, खाली राजकोष था, 12 अरब लिब्रे का कर्ज था, लोगों के सामने जीने का संकट आ गया था, वहां की फसलें खराब हो गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, उनका मुख्य खाद्य पदार्थ पाव रोटी जो था उनको नहीं मिल पा रहा था, तो लोगों के सामने जीवन जीने का संकट आ गया। कर व्यवस्था, लोग कर देते थे, आम जनता कर देती थी। दो प्रकार के कर भरने पड़ते थे, एक तो चर्च को भरना पड़ता था टाइद नाम का, और एक सरकार को भरना पड़ता था टाइल नाम का। ये दो दो कर देने पड़ते थे, दो टैक्स देने पड़ते थे। और जब राजकोष खाली हो गया इनका, तो लुई 16वां ने क्या किया? लुई 16वां ने कहा कि अब नए कर लगाए जाएंगे, करों में वृद्धि कर दी जाएगी। अब जनता के पास पहले से कर की कमी नहीं है, लेकिन पैसे की कमी है जनता के पास। जनता सब कुछ भुगत रही है, उसके पास अधिकार नहीं है। ऊपर से आप कह रहे हो जनता को सुविधाएं देने के बजाय, जनता की समस्या को कम करने के बजाय आप समस्या बढ़ा रहे हो। ठीक है, अब आप आग में घी डालने का काम कर रहे हो, तो जनता तो भड़केगी कि नहीं भड़केगी? जनता बिल्कुल भड़केगी। और जनता ने फिर क्रांति शुरू कर दी और बास तिल के किले को फूंक डाला एक तरीके से। ठीक है, क्लियर? कारण समझ में आ गए सभी को? चलिए, अब हम इन कारणों को और अच्छे से डिटेल में भी समझेंगे। और अगली बात है सुधारकों एवं विचारकों का प्रभाव। सुधारकों एवं विचारकों का प्रभाव फ्रांस के समाज पर कैसे पड़ा, जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। तो कुछ समाज सुधारक, विचारक और दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर हुए हैं, थिंकर्स हुए हैं। ठीक है, जैसे कि रूसो, मेराबियो और ओबेशिया, इनके विचारों से प्रभावित हुई जनता, और जनता ने अपने अधिकारों की डिमांड करी और फ्रांसीसी क्रांति को शुरू किया। ऑलराइट, अब क्या है? अब डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण। देखते हैं क्या क्या कारण थे। तो 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बटा हुआ था। किस प्रकार के वर्ग थे? प्रथम स्टेट जिसमें चर्च के पादरी आते थे। पहले स्टेट में कौन आता था? पादरी। ये देखें भाई, ये था पहला स्टेट। दूसरा स्टेट जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था। दूसरा स्टेट कौन सा था? कुलीन वर्ग था, यानी कि अमीर वर्ग।
इसे कौन सा वर्ग कहा जाता था? अमीर वर्ग कहा जाता था। और तीसरे स्टेट जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, ये सब आते थे। कौन कौन आता था? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, अदालत में काम करने वाले कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, यानी कि हर प्रकार के व्यक्ति आते थे। यहां पर देखें तृतीय स्टेट को भी 3 पार्ट्स में दिखाया है। बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर, यानी कि बड़े से बड़ा व्यवसायी, व्यापारी से लेकर भूमिहीन मजदूर और नौकर तक सभी वर्ग के व्यक्ति तीसरे वर्ग में शामिल करे गए थे। ऑलराइट, तो ये हो गया भाई फ्रांस का सामाजिक विभाजन। फिर अब देखो भाई, इस इमेज को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये है एक कुलीन वर्ग का व्यक्ति, ये जो बैठा है ठाट से कुर्सी पर, यह कुलीन यानी कि अमीर वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है। और ये है भाई किसान, किसान इनको सामान देने आ रहा है, टैक्स देने आ रहा है। देखो बेचारा गरीब किसान अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है, लेकिन इस मोटू जमींदार को, ठीक है, सब कुछ स्वीकार करने के बाद भी तसल्ली नहीं मिलती और ये सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार भी बैठा है, लेकिन ये देखो चीजें ये ला रहा है, इसको फ्री में दे रहा है, लेकिन ये कुलीन वर्ग का व्यक्ति, जमींदार, इसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, ठीक है। और इसीलिए कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी है, कि एक मकड़ा मक्खी को खा जाता है। देखो अब ये क्या कह रहा है, ये ऐसा सोच रहा है ये गरीब व्यक्ति किसान कि शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। क्लियर है? चलिए अब देखें, अब जो वहां की 60% जमीन थी फ्रांस की, तो लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। किसका? कुलीन वर्ग का, चर्च का और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। ऑलराइट, फिर अब 2 कर बताए गए हैं, टाइद और टाइल, ठीक है। टाइद था धार्मिक कर, ये कौन सा कर था? धार्मिक कर था। टाइद जो किससे वसूला जाता था? तीसरे स्टेट से। कर देने की जिम्मेदारी किसकी थी? तीसरे स्टेट की। तो तीसरे स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर कौन वसूल रहा है? चर्च, इसलिए इसको धार्मिक कर कहा गया है, टाइद। और एक था टाइल, तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स। तृतीय स्टेट ही वसूलेगा, कौन? वहां की सरकार वसूलेगी, ठीक है। तो ये राज्य कर था। क्लियर? प्रथम 2 स्टेट जो थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन लोगों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे, स्पेशल राइट्स थे इनको, ठीक है। जैसे राज्य को दिए जाने वाले टैक्स से छूट, इनको ये टैक्स नहीं भरना पड़ता था और राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट के द्वारा ही वहन करे जाते थे। सिर्फ और सिर्फ तीसरा वर्ग, आम जनता, जनसाधारण ही टैक्स देती थी, उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। अब जब ऐसी व्यवस्था होगी तो जनता तो परेशान होगी और जनता क्रांति करेगी। सामाजिक कारण समझ में आ गया कि ऐसे कौन से सामाजिक कारण थे जिनके कारण फ्रांस में क्रांति हुई थी। ऑलराइट, अब है फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण। देख लेते हैं। जीने का संघर्ष किस तरीके से समझ में आता है? तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कम थी, 2.3 करोड़ थी। कितनी थी? फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ थी और 1789 में कितनी हो गई? 2.8 करोड़ हो गई 1789 में। ऑलराइट, क्लियर है? अब जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो बाकी के संसाधनों में तो कमी होगी, क्योंकि संसाधन तो उतनी ही मात्रा में है, संसाधन तो ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेज हो गई। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ रहा, ठीक है। जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, अनाज का उत्पादन उतना का उतना ही है। तो अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी और अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? पाव रोटी।
किससे बनता था? अनाज से ही बनता था। अब अनाज उत्पादन हो नहीं रहा है, अनाज जितना हो रहा है वो जनता के लिए कम पड़ रहा है, तो महंगाई बढ़ गई है, तो पाव रोटी की कीमतें भी बढ़ गई, यानी कि जनता जो खाती है उसकी कीमत ही बढ़ गई। ठीक, फिर अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। ठीक है, ज्यादातर कामगार जो हैं कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। उनकी मजदूरी कौन तय करता था? वहां रहने वाले मालिक तय करते थे। जाहिर सी बात है, कारखाने का जो मालिक रहेगा वही मजदूरी तय करेगा। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। जिस दर में महंगाई बढ़ती जा रही थी उस दर से मजदूरी नहीं बढ़ रही थी, यानी कि सैलरी नहीं बढ़ रही थी। अगर महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो भाई लोगों की सैलरी या वेतन भी बढ़ना चाहिए, तब तो बैलेंस बन पाएगा, नहीं तो लाइफ कैसी हो जाएगी? अनबैलेंस्ड हो जाएगी। क्लियर? फलस्वरूप गरीब और अमीर की खाई चौड़ी होती गई। गरीब और ज्यादा गरीब होता गया, अमीर और ज्यादा अमीर होता गया, गरीब के पास ज्यादा पैसा आता गया। महंगाई से फायदा किसको होता है? अमीर वर्गों को होता है, और गरीब वर्ग और ज्यादा गरीब होता जाता है। तो ये था मुख्य आर्थिक कारण। ठीक है, और टैक्स बराबरी से देने पड़ रहे थे जनता को। देखो भाई, क्या देखने को मिलता है? खराब फसल, खराब फसल, फसल खराब हो गई। ठीक है, फसल खराब हो चुकी है। अब जो है फसल उत्पादन कितना हो रहा है? एक तरीके से जीरो। फसल खराब यानी कि सब चौपट, जीरो। अब गरीब व्यक्ति जो है पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ महामारी का दौर भी चल रहा है। तो ये क्या है? जीविका संकट का चक्र ही है कि एक तरफ फसल खराब है, ठीक है, महामारी का दौर है, महंगाई का दौर है, और गरीब व्यक्ति अपनी जो है सामान्य खाना भी नहीं खरीद पाएंगे, यानी कि पाव रोटी भी नहीं खरीद पाएंगे। क्लियर? अब क्या है? स्थितियां तब और बदतर हो जाती थी जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, जैसे कि सूखा या ओले गिर जाए। सूखा में क्या होता है? पानी नहीं गिरता, पानी नहीं गिरता, उसी को तो सूखा कहा जाता है। ठीक है, पानी नहीं गिरेगा तो फसलों को पानी कहां से मिलेगा? फसल को पानी नहीं मिलेगा, यानी कि फसल का उत्पादन ही नहीं होगा। और मान लो ओले गिर जाएं, खड़ी फसल पर, पकी हुई फसल पर ओले गिर जाएं तो क्या होगा? बताओ भाई, क्या होगा? फसल तब भी बर्बाद हो जाएगी। यानी कि अगर ऐसी सूखा या पाला या ओले जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो प्राकृतिक आपदा के प्रकोप से पैदावार कम हो जाती है, गिर जाती है, और जब पैदावार नहीं होगी, फसल खराब होगी, तो रोजी रोटी का संकट तो पैदा होगा ही। ठीक है, और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। ऐसे जो जीविका संकट दिखाई दे रहे थे वो प्राचीन राजतंत्र के दौर में फ्रांस में काफी आम थे, यानी कि ऐसे संकट आए दिन लोगों के पास आते रहते थे। ऐसा नहीं कि एक या दो बार की घटना हो, एक या दो बार की घटना हो तो भाई लोग तब भी सहन कर लें। ठीक, इससे क्या होगा? इससे खाद्यान्नों की कमी या जीवन निर्वाह का संकट पैदा हो गया, जो पुराने शासन के दौरान बार बार होने लगा। इससे क्या हुआ? खाद्य पदार्थों में कमी आने लगी, जीवन निर्वाह का संकट पैदा हो गया, जो पुराने शासन के दौरान, यानी कि जब फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन हुआ करता था उस दौरान बार बार ऐसे संकट आने लगे, जनता परेशान हो गई। सामाजिक कारण जान लिए, आर्थिक कारण जान लिए, अब जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजंस क्या थे। तो देखें, मध्यम वर्ग की हम बात करें, मध्यम वर्ग में कौन कौन आता था? मध्यम वर्ग में वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जन्म आधारित विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए, यानी कि जो दो ऊपर के वर्ग थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इनको जो विशेषाधिकार प्राप्त थे उन पर क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए कि आखिर किस आधार पर इन्हें विशेषाधिकार दिए गए हैं, ये करते क्या है हमारे देश के लिए। आम जनता जो काम कर करके घिस घिस के मर जाती है, आपको टैक्स चुकाती है, आप उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं, उसके अधिकारों की बात भी नहीं करते। अधिकार तो दूर है, आखिर आपके पास किस आधार पर स्पेशल राइट्स दिए गए हैं? ना आप कर देते हैं, आम जनता ही कर देती है। तो स्पेशल राइट्स देने की बात आपको आई कहां से?
से जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग है, इस पर मिडिल क्लास ने, शिक्षित मध्यम वर्ग ने, जो लिबरल था, उसने क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। ऑलराइट, चलिए अब आखिर ये मिडिल क्लास थी क्या, मध्यम वर्ग था क्या उस समय का? तो देखिए 18वीं सदी की हम बात करें, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया या मध्यम वर्ग कहा गया। नया सामाजिक समूह था, ठीक है। और उभरते मध्यम वर्ग ने क्या कल्पना करी? विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना करी कि जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्गों को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं उनको हम खत्म करके रहेंगे, ऐसा उन्होंने अपने दिमाग में सोचा, ठीक है। फिर जिसने ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित करी थी, मध्यम वर्ग ने अपनी संपत्ति कैसे अर्जित करी थी? ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर। और मध्यम वर्ग में सभी लोग पढ़े लिखे होते थे, इसलिए इसे शिक्षित मध्यम वर्ग कहा गया है। सभी पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। ये क्या मानते थे कि बाय बर्थ किसी के पास भी, समाज का कितना भी बड़ा समूह क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी पादरी वर्ग क्यों ना हो, यानी कितना भी धार्मिक वर्ग क्यों ना हो, किसी भी वर्ग के पास, किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, यानी कि बाय बर्थ स्पेशल राइट्स नहीं होने चाहिए। स्पेशल राइट्स किस आधार पर दो? आप उसकी क्वालिटी के आधार पर दो, उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर दो, उसकी योग्यता के आधार पर दो, लेकिन बाय बर्थ किसी को स्पेशल राइट्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि एक बात कही गई है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। क्या कही गई है? मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, तो उसके कर्मों के आधार पर उसकी महानता तय करी जानी चाहिए, उसके आधार पर उसको विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात? रिलेट कर पा रहे हो? सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं? याद आ रहा है जो पिछले दिनों में हमने पढ़ा है, पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसी का रिवीजन मैं करा रही हूं आपको। याद आ रही है सारी बातें? अगर मध्यम वर्ग के बारे में आपसे पूछा जाए, मिडिल क्लास के बारे में पूछा जाए, तो आप बता देंगे? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई, भाइयों और बहनों? चला जाए आगे, चलिए। अब है लुई सोलहवां के बारे में भी जान लेते हैं। आखिर कौन थे ये महाशय जिनके कारण पूरे फ्रांस की जनता परेशान थी, जिनके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ? जाना जाए, सभी रेडी हैं? तो पहले ये बता दो भाई, लाइक शेयर हुआ, सब्सक्राइब हुआ, कमेंट बराबर आ रहे हैं? हाँ जी। और जहां आपको समझ में ना आए वहां आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं लुई सोलहवां के बारे में। देखें तो बात है 1774 की। कब की बात है? 1774 की। 1774 में लुई सोलहवां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। इसके पहले बाकी और राजा रहे होंगे। तो लुई सोलहवां को फ्रांस की गद्दी कब मिली? 1774 में मिली। फ्रांस की राजगद्दी पर लुई सोलहवां बैठा और वह फ्रांस के बूर्बो राजवंश का राजा था। किस राजवंश का राजा था? बूर्बो राजवंश का राजा था। और उसका विवाह किससे हुआ? उसका विवाह हुआ ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ। किससे हुआ? मेरी एंटोइनेट से इसका विवाह हुआ। फिर राज्यारोहण के समय जब इनको गद्दी पर बिठाया जा रहा था, जब इनको सिंहासन दिया जा रहा था, राज सिंहासन दिया जा रहा था, उस समय इनका राजकोष खाली था, यानी कि इनका खजाना खाली था। शाही खजाना जो था इनका वो खाली था, ठीक है। जिसके निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे इनके राजकोष खाली होने के? ठीक है, यानी इनकी तिजोरी खाली थी। क्या कारण थे? पहला कारण यह था कि लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना। बहुत लंबे लंबे युद्ध हुए थे जिसके कारण इनके जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्स थे, वित्तीय संसाधन थे। वित्तीय संसाधन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्स। ठीक है, ये क्या हो गए थे? ये नष्ट हो गए थे। ठीक है, पूर्ववर्ती राजाओं की शानो शौकत पर फिजूल खर्ची। जो लुई सोलहवां के पहले के राजा थे, बूर्बो राजवंश के ही, यानी कि इनके जो पिता थे, यानी कि जो दादा थे या परदादा थे, ठीक है, क्योंकि राजवंशीय शासन था, हायरार्की में चलता था। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसी वंश का व्यक्ति शासन करता जाएगा। तो जो इनके पहले के राजा थे, उनके शानो शौकत में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ था। ठीक है,
बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ था और ये आगे का नहीं सोचते थे कि भाई आगे क्या होगा। ऑलराइट, फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। जब अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, ब्रिटेन से अमेरिका का युद्ध हुआ, क्योंकि ब्रिटेन ने अमेरिका के लगभग 10 से 13 उपनिवेशों पर अपना शासन करके रखा था। यानी कि अमेरिका पर 10 से 13 राज्यों पर अपना औपनिवेशिक शासन लगा के रखा था। अमेरिका को उनसे स्वतंत्रता चाहिए थी। फ्रांस से मदद मांगी, फ्रांस ने मदद भी करी। ठीक है, तो फ्रांस ने जब इनकी हेल्प करी तो भाई पैसा तो खर्च होगा, फ्री में तो किसकी हेल्प नहीं हो जाएगी। और फिर तो बात है एक इंटरनेशनल युद्ध की बात है भाई। ठीक है, तो सहायता करी फ्रांस ने, तो इनका पैसा खत्म हो रहा था। और फिर उसके बाद 1789 तक आते आते इनकी जनसंख्या 2.3 से 2.8 करोड़ तक बढ़ गई थी, क्योंकि 1715 में कितनी थी, 2.3 करोड़ थी, और 1789 तक आते आते इनकी जनसंख्या 2.5 करोड़ तक बढ़ गई थी। ठीक है, और इनके सामने जीविका का संकट आ गया था, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन उतनी तेजी से फसल की पैदावार नहीं बढ़ रही थी। अब डिमांड ज्यादा है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, सप्लाई कम है क्योंकि प्रोडक्शन कम है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, महंगाई बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग कर चुका रहे हैं, तो लोग खाएंगे क्या। और लोगों का जो मुख्य खाद्य पदार्थ था पाव रोटी, उसकी कीमत भी दिनों दिन बढ़ती गई। क्लियर, तो ये सब कारण थे लुई 16वां के समय के। ठीक है, जिससे इनका राजकोष खाली हो गया था। ऑलराइट, तो लुई 16वां के बारे में जितनी भी जानकारी दी सारी की सारी आपके दिमाग में बैठ गई। और राजकोष क्यों खाली हुआ था इनके समय, ठीक है, वो भी बात समझ में आ गई। देखो अब होती है वही क्रांति की शुरुआत। कैसे होती है जानते हैं इसको भी। तो फ्रांसीसी क्रांति सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को, ठीक है, जो फ्रांस के सम्राट थे लुई 16वां, 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए एक बैठक बुलाई, क्योंकि राजकोष खाली हो गया इनका। राजकोष खाली हो गया, अब राजकोष को कैसे भरा जाएगा, पैसों से। पैसे कहां से आएंगे, जनता से, क्योंकि टैक्स कौन देती है, जनता। सरकार के पास पैसा आने का जरिया क्या होता है, सरकार का रेवेन्यू कहां से आता है, टैक्स से, जो जनता भरती है। अब इनका राजकोष खाली हो गया, जनता से पैसे मांगेंगे, यानी कि ये टैक्स बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इनने क्या किया 5 मई 1789 को करों को बढ़ाने के लिए, यानी कि नए करों के प्रपोजल के लिए, नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए, कि जो प्रस्ताव लुई 16वां करों को बढ़ाने का रख रहे हैं उसको स्टेट जनरल के सभी सदस्य मान लें। ठीक है, सभी अपने उस पर हस्ताक्षर कर दें, उसके लिए एक बैठक बुलाई इन्होंने। क्लियर हो गई बात। फिर किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। जो इन्होंने सभा बुलाई थी, बैठक बुलाई थी, उसमें किसान नहीं आ सकते थे, कारीगर नहीं आ सकते थे, औरतें भी नहीं आ सकती थी। ठीक है, फिर भी लगभग 40,000 पन्नों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाएगी। किसान, कारीगर, महिलाओं को आने से रोका था, लेकिन किसान, महिलाओं, कारीगरों ने 40,000 पत्रों के माध्यम से अपनी डिमांड भेजी थी उस सभा में। ठीक है, तो उनकी मांगों की सूची बनाई गई, जिससे उनके प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। किसान, कारीगर, महिला नहीं जा सकते थे उस सभा में, लेकिन उनके प्रतिनिधि तो जा सकते थे, जो उनको रिप्रेजेंट करते थे स्टेट जनरल में। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से उनकी डिमांड पहुंची, और स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, हर एक वर्ग को। ठीक है, यहां तक की बात आई समझ में। वो बताई जा रही है वो बात जहां से क्रांति की शुरुआत हुई, इसलिए आखिरी तक कनेक्टिविटी दिमाग में बनाए रखना। ठीक है, फिर क्या हुआ, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, नेशनल असेंबली क्या कर रही थी संविधान का प्रारूप बना रही थी, एक ड्राफ्ट बना रही थी। तो जिस वक्त वो व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। ठीक है, पूरे फ्रांस में आंदोलन छाए हुए थे, और कड़ाके की ठंड के कारण फसल भी खराब हो गई थी फ्रांस की, और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी।
अब नेशनल असेंबली किसमें व्यस्त है? देश के संविधान का ड्राफ्ट बनाने में कि संविधान कैसा होना चाहिए। और फ्रांस में फसल खराब हो चुकी थी कड़ाके की ठंड के कारण। जो जनता का मुख्य खाद्य पदार्थ था पाव रोटी, उसकी कीमतें आसमान को छू गई हैं। बेकरी मालिक जो पाव रोटी को बनाते थे, पाव रोटी को बेचते थे, उनने स्थिति का फायदा उठाया और जमाखोरी में लग गए। अब जमाखोरी क्या होती है भाई? जमाखोरी किसे कहा जाता है? यानी कि जब कोई व्यापारी, कोई बड़ा मालिक जिस चीज का व्यापार करता है उस चीज को बहुत बड़ी मात्रा में अपने पास इकट्ठा करके रख ले, इतनी ज्यादा मात्रा में रख ले कि बाजार में वो चीज आसानी से उपलब्ध ही ना हो। जब बाजार में ऐसा लगेगा कि कोई चीज उपलब्ध ही नहीं है तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। यानी कि जब सप्लाई नहीं होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, वो चीज महंगी हो जाएगी। फायदा किसको होगा? इन जमाखोरों को, जिनने ये चीजें इकट्ठे करके रखी हैं। अब इनने देखा कि बाजार में अब ये चीज उपलब्ध नहीं है, अब हम ये चीज महंगी कीमतों पर बेचेंगे क्योंकि सिर्फ हमारे पास है, ठीक है। और दुनिया को क्या प्रिटेंड करेंगे कि दुनिया में ये चीज है ही नहीं, यानी कि वहां के बाजारों में ये चीज है ही नहीं, तो लंबी कीमतों पर बिकेगी। अब लोग घंटों लाइन लगा के उस पाव रोटी को खरीद रहे हैं। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों ने क्या किया? दुकान पर धावा बोल दिया। क्लियर? अब बात आई समझ में कैसे इस क्रांति की शुरुआत होती है, कैसे सारी परिस्थितियां इकट्ठी होती हैं कि जनता क्रांति पर मजबूर हो गई, क्रांति करने को मजबूर हो गई। ऑलराइट, फिर दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ सम्राट ने क्या किया? लुई 16वां ने क्या किया? सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। अपनी सेना से क्या कहा कि आ जाओ भाई पेरिस के अंदर आप प्रवेश कर जाओ। और भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोल दिया। जहां इन्होंने, सम्राट ने क्या कहा कि अपनी सेना को पेरिस में बुला लिया। इतना सब देखते हुए तो भीड़ ने क्या किया? भीड़ भी कहां शांत रहने वाली थी। भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल के किले पर धावा बोल दिया और उसे नेस्तनाबूद यानी कि क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया उस किले को ही। क्लियर? फिर जो देहाती इलाके थे, गांव थे, उधर यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों को बुलाया है। पेरिस में सेना प्रवेश कर गई तो क्या अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों को बुलाया है जो पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं, जिससे कई जिलों में डर से आक्रांत होकर, डर से परेशान होकर किसानों ने कुदालों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। यानी कि गांव में जो छोटे छोटे किले थे उस पर भी भीड़ ने आक्रमण कर दिया और लोगों को क्या अफवाह फैल गई है कि कहीं से लुटेरे आ गए हैं हमारा देश लूटने। क्लियर? फिर किसानों ने क्या किया? अन्य भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज जलाकर राख कर दिए। क्योंकि लगान कौन भर रहा था? किसान भर रहे थे लगान, यानी कि कर कौन भर रहा था? टैक्स कौन भर रहा था? किसान भर रहे थे। तो उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया, लगान संबंधी जितने भी दस्तावेज थे यानी कि टैक्स के जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनको जला दिया, खत्म। और कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। कुलीनों ने क्या किया? बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए और बहुत ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। बहुतों ने क्या किया? पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। ठीक है, तो इस तरीके की तबाही उस दौरान फ्रांस में देखने को मिल रही थी और इस तरीके से फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। ऑलराइट, यहां तक की बात क्लियर। अब जानते हैं फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र के बारे में। ठीक है, देखें तो 20 जून 1789 की बात करते हैं। 20 जून 1789 को क्या हुआ? लोग वर्साई के टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। ये बात है क्रांति के पहले की। तो लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए थे और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। जब जनता की तरफ से लुई 16वां को विद्रोह नजर आने लगा कि जनता विद्रोह करने लगी है, तो हमें इस नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ेगी। क्योंकि लोगों ने क्या किया? टेनिस कोर्ट में
उन्हें कहीं जगह नहीं मिली तो वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अब लुई सोलहवां ने क्या सोचा कि जनता विद्रोह से भर चुकी है, भड़क चुकी है, इसीलिए इस बात का अनुमान लगा के लुई सोलहवां ने नेशनल असेंबली को भी अपनी मान्यता दे दी। क्लियर? फिर बात आती है 4 अगस्त 1789 की रात की। 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ? 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया कि हमें वो व्यवस्था नहीं चाहिए जो हम पर बड़े बड़े कर लगाती है, ठीक है, हमें बांध के रखती है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं दिए हैं, ऐसी सामंती व्यवस्था हमें नहीं चाहिए, हम इसका समापन चाहते हैं। क्लियर? और 1791 में, ये तारीख आपको याद रखनी है, ये सन आपको याद रखना है, 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। कब नींव पड़ी संवैधानिक राजतंत्र की? 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। ऑलराइट, क्लियर यहां तक की बात? फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव किस प्रकार से पड़ी और कब पड़ी? चलिए अब देखें, ये जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था, उसका मोटो क्या था, जान लेते हैं इसको भी। तो देखें ध्यान से, इसका प्रमुख उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। क्या था इसका प्रमुख उद्देश्य? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, जितनी शक्तियां सम्राट के पास है उनको कम किया जाए। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय इन शक्तियों को अलग अलग स्थानों में बांटा जाए। पूरी शक्तियां किसके पास थी? सम्राट के पास थी। जनता क्या चाहती थी कि सम्राट की शक्तियों को सीमित किया जाए और शक्तियों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा जाए। ठीक है, ऐसा किया भी गया, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ऐसी ही शासन व्यवस्था हमें भारत में भी दिखाई देती है, शक्तियों के बंटवारे की, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस तरीके से शक्ति का 36 विभाजन किया गया। ठीक है, किस किस में? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। ऑलराइट, फिर सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। ठीक है, संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसे सौंप दिया? नेशनल असेंबली को सौंप दिया। ये हो गया इसका उद्देश्य। अब जो नया संविधान बना नेशनल असेंबली के द्वारा, उस संविधान के अनुसार क्या बातें तय करी गई थी। अब आएगा असली मजा। अभी तो आपको लग रहा होगा हाँ भाई सब अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से अच्छा नहीं हो रहा है, वो समझ में आएगा अभी। ठीक है, नए संविधान के अनुसार मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, सिर्फ सक्रिय नागरिकों को मिला था। किसको मिला था? मतदान का अधिकार सिर्फ सक्रिय नागरिकों को मिला था, एक्टिव सिटीजन्स को ही मिला था। अब ये एक्टिव सिटीजन्स होते क्या हैं? बताओ जल्दी, किसे कहा जा सकता है एक्टिव सिटीजन, सक्रिय नागरिक किसे कहा जा सकता है? मतदान का अधिकार जिन्हें प्राप्त था। देखो भाई कौन थे उसमें? जो पुरुष हो, ठीक है, मतदान का अधिकार, सक्रिय नागरिक जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो, इनको सक्रिय नागरिक में रखा गया था। यानी कि सभी पुरुष भी इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, क्योंकि वही पुरुष शामिल थे जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुका पाते हो और जिनकी आयु 25 से अधिक हो। और महिलाओं का तो कोई रोल था ही नहीं, बात ही खत्म महिलाओं की, एकदम टाटा बाय बाय। क्लियर हो रही है बात? तो भाई देखो, नए संविधान के अनुसार न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में शक्तियों का बंटवारा तो किया गया, लेकिन सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकों की इन्होंने अलग अलग श्रेणी बनाई थी। सक्रिय नागरिकों में मताधिकार प्राप्त लोग थे। 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग थे जो वोट दे सकते थे, है ना। बाकी के लोग नहीं दे सकते थे। ठीक है, यानी कि 2 करोड़ 40 लाख लोग वोट नहीं दे सकते थे। 2.8 करोड़ में से सिर्फ 40 लाख लोग ही वोट दे सकते थे। उसके बाद निष्क्रिय नागरिक किसे कहा गया था? निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था।
ऑलराइट, अब क्या है, महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को क्या माना गया, निष्क्रिय नागरिक माना गया, और राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया था। ऑलराइट, तो ये सारी बातें नए संविधान के अनुसार तय करी गई थी, लेकिन महिलाओं के पक्ष में और सारे पुरुषों के पक्ष में ये सारी बातें नहीं थी। अब हम जानते हैं राजनीतिक प्रतीकों के मायने। क्या जानते हैं राजनीतिक प्रतीकों के क्या मायने थे? तो देखें, 18वीं सदी की अब हम बात करें, कब की, 18वीं सदी की। तो 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय, ध्यान से सुनिएगा, छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए किसका प्रयोग किया गया, इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए आकृतियों का, प्रतीकों का, कि इसको देख के तो लोग पहचान जाएंगे। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लेकिन देख के समझ तो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ राजनीतिक प्रतीक निर्धारित करे गए, उसके अलग अलग मायने थे, यानी कि उनके अलग अलग अर्थ थे, मीनिंग थे। ठीक है, पहला क्या है यहां पर, टूटी हुई जंजीर। अब टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? जैसे एक सिर्फ जंजीर की बात करें, अभी टूटी नहीं है, जंजीर किसका प्रतीक है? हथकड़ी किसका प्रतीक है? किसी व्यक्ति को कैद करने का, है ना। अब अगर वही जंजीर टूट जाती है तो व्यक्ति कैद से मुक्त हो चुका है, आजाद हो चुका है। तो टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक हुई? दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था, और टूटी हुई हथकड़ी या जंजीर उनकी आजादी का प्रतीक है। क्लियर? तो टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? ये दिखाई दे रही है हमें, ये है आजादी का प्रतीक है। ऑलराइट, फिर दूसरे नंबर पर हमें बताया गया है एक छड़ों का गट्ठर। छड़ों का गट्ठर रखा हुआ है, वो किसका प्रतीक है? छड़ों का गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्या बताया गया है यहाँ पर? एक अगर अकेली छड़ है उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ सकते। एकता ही बल का प्रतीक है। क्लियर हो गई बात? अकेली छड़ अगर है, अकेला व्यक्ति है, तो हो सकता है कि वो हार जाए, लेकिन उसके साथ जब कई सारे व्यक्ति हैं, एकता के साथ हैं, ठीक है, तो वो समूह के रूप में जीत भी सकता है, यानी कि एकता का प्रतीक है। तो एक छड़ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, छड़ों के गट्ठर की बात हो रही है, जो कि एकता का प्रतीक है। ऑलराइट, फिर अगली बात है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। ये बना है एक त्रिभुज, इसके अंदर ये एक आंख बनी है, ठीक है, और ये रोशनी को बिखेर रही है। अब रोशनी या प्रकाश किसका प्रतीक होता है? अज्ञानता को दूर करने का। ठीक है, तो ये रोशनी बिखेरती हुई आंख क्या कर रही है? ये सर्वदर्शी आंख का प्रतीक है, जो सब जगह देख रही है। ठीक है, और सूरज की किरणें जो होती हैं, ये सर्वदर्शी आंख है, हर जगह देख रही है, पूरे एंगल से देख रही है, इसलिए त्रिभुज के अंदर बनाया गया है। और सूरज की रोशनी जो है यहाँ पर दिखाई गई है एक तरीके से। तो सूरज की रोशनी क्या करती है? अंधकार को मिटा देती है। अब ये जो आंख से रोशनी निकल रही है, हर जगह वो आंख देख रही है, सब जगह उसकी नजर है, तो वो अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। ठीक है, यानी कि अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाने का ये प्रतीक थी। अगला राजनीतिक प्रतीक बताया है राजदंड। क्या है ये राजदंड? राजदंड की इमेज यहाँ पर दिखाई गई है, और ये है शाही सत्ता का प्रतीक। किसका प्रतीक है? शाही सत्ता का प्रतीक है। उसके बाद एक और प्रतीक है अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप। ठीक है, देखें भाई, ये सांप बना हुआ है, इसकी पूंछ इसके मुंह तक जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। क्या कहते हो? ये सर्कल बन रहा है, और ये अंगूठी के फॉर्म में दिख रहा है। अंगूठी यानी कि रिंग। रिंग कैसी होती है? गोल होती है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, यानी कि कहीं से भी हम एक सर्कल को देखें, हर जगह से वो हमें इक्वल ही दिखाई देता है, हर जगह से एकदम बराबर दिखाई देता है, उसका कोई और छोर भी नहीं दिखता। तो ये किसका प्रतीक है? ये है समानता का प्रतीक, इक्वालिटी का प्रतीक है। ठीक है, जिसका कोई और छोर नहीं है।
चलिए, ये तो हो गए राजनीतिक प्रतीक। अब बात करते हैं फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना की। फ्रांस में राजतंत्र कैसे समाप्त होता है और गणतंत्र की शुरुआत कैसे हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे इसमें आतंक राज के बारे में। ये आतंक राज आखिर है क्या, यहां तक हमने सीख लिया था। अब बारी आएगी आतंक राज की। आखिर ये आतंक राज क्या है, ठीक है। तो 1793 से 1794 तक का जो समय आता है उसमें शासन रहता है रॉबेस्पियर का, जिसे आतंक का युग कहा जाता है, आतंक का काल कहा जाता है, ठीक है। तो इस समय रॉबेस्पियर ने एक नीति अपनाई थी नियंत्रण एवं दंड की, कि सभी पर कंट्रोल करके रखना है और जो व्यक्ति हमारी बातों को नहीं मानेगा, हमारे नियमों को नहीं मानेगा, हमारी नीतियों को नहीं मानेगा, उसको दंड दिया जाएगा और बहुत सख्ती के साथ दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस नीति के तहत जो भी गणतंत्र के शत्रु थे, जो गणतंत्र को नहीं मानते थे, जैसे कुलीन और पादरी वर्ग, ठीक है, कुलीन और पादरी वर्ग शुरू से ही संविधान के खिलाफ थे। वो तो अपना राज चाहते थे क्योंकि विशेषाधिकार था उन्हें, और अगर गणतंत्र आ जाता, एक संविधान आ जाता, तो उन्हें कैसे वो विशेषाधिकार मिलते। तो कुलीन और पादरी वर्ग और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य जो उनके काम से सहमत नहीं है, किसके काम से, रॉबेस्पियर के काम से सहमत नहीं है, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सबको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा किसने कहा था, रॉबेस्पियर ने कहा था। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा जब इन्होंने ये नियम नहीं माने, रॉबेस्पियर के द्वारा बनाए गए, तो एक क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में वे दोषी पाए गए और अगर वो मुकदमे में दोषी पाए जाते हैं तो इनको गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाएगा और उनका सर कलम कर दिया जाएगा। गिलोटिन क्या होता है, गिलोटिन दो खंबे होते हैं और दो खंभों के बीच में एक मशीन लगी होती है जिसमें आरे लगे होते हैं। आरे यानी कि जिनसे लकड़ी चीरी जाती है, लकड़ी काटी जाती है, ठीक है। दो खंबे हैं, बीच में एक मशीन लगी है जिसमें आरे लगे हैं, उसके बीच में आरोपी का सिर रखा जाएगा और उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आतंक का राज रॉबेस्पियर के शासनकाल में चालू हुआ था। और क्या कहा था रॉबेस्पियर ने, किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। किसानों का जो अनाज था उनसे कहा गया कि किसान अपना अनाज शहर में ले जाएंगे बेचने के लिए और जो कीमत सरकार तय करेगी यानी कि हम तय करेंगे उस कीमत पर ही बेचना पड़ेगा आपको वो अनाज, चाहे आपको घाटा क्यों ना हो। ऑलराइट, फिर क्या कहा गया है, रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। रॉबेस्पियर ने क्या किया, जो भी उसकी नीतियां थी उनको इतनी सख्ती से लागू किया कि जो उसके चाहने वाले थे, समर्थक थे, फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, वो भी कांपने लगे कि भाई इस तरीके से काम ना चलेगा, इस तरीके से राज नहीं चलता, इस तरीके से शासन नहीं चलता। और अंततः जुलाई 1794 में क्या हुआ, लोग उससे परेशान हो गए। तो 1794 में रॉबेस्पियर को ही न्यायालय के द्वारा सजा सुना दी गई कि आपका यह शासन का तरीका सही नहीं है। उसे दोषी ठहराया गया, गिरफ्तार करके अगले ही दिन रॉबेस्पियर को ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि रॉबेस्पियर का काम खत्म, उसका शासन खत्म। क्लियर है। अब देखें गिलोटिन क्या था, गिलोटिन की बात आई थी, जान लेते हैं एक बार फिर से। तो गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी। दो खंभे लगे होते हैं, बीच में एक मशीन है, आरा लगा होता है जिस पर अपराधी का सर रखकर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और इस मशीन के आविष्कारक कौन थे, डॉक्टर गिलोटिन। उन्हीं के नाम पर इसका नाम गिलोटिन रखा गया। ऑलराइट, अब आता है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। ठीक है, रॉबेस्पियर चला गया, अब भाई किसी का तो शासन आएगा। अब आता है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। ठीक है, तो रॉबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। किसके पास, मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। इन्होंने क्या किया, मध्यम वर्ग के लोगों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाई जिसे डायरेक्टरी कहा गया।
जिसे क्या कहा गया, डायरेक्टरी कहा गया, उसे नियुक्त किया गया, जो फ्रांस का शासन देखती थी कि फ्रांस में कैसे शासन चलना चाहिए। लेकिन उस डायरेक्टरी का वहां की विधान परिषद से टकराव होता रहता था। विधान परिषद यानी कि जो वहां की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उससे क्या होता रहता था, इनका टकराव होता रहता था। वो कुछ बात कहते थे, ये कुछ बात कहते थे, और दोनों एक दूसरे की बातों को नहीं मानते थे। तो इस तरीके की जो राजनीतिक अस्थिरता उस समय फ्रांस में चल रही थी, इसका फायदा उठाया भाई साहब नेपोलियन ने। किसने उठाया? नेपोलियन ने इसका फायदा उठाया, नेपोलियन बोनापार्ट ने, और उसने 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया। राजदूत बनकर फ्रांस आया था, 1799 में डायरेक्टरी को खत्म किया, और 1804 में, कब? 1804 में फ्रांस का ये राजा बन गया। कब बना नेपोलियन फ्रांस का राजा? 1804। क्लियर? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब डायरेक्टरी के बाद क्या देखने को मिलता है? नेपोलियन का शासन। नेपोलियन 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, जनता का विश्वास हासिल कर लिया था इसने, ठीक है। फिर नेपोलियन ने क्या किया? जो फ्रांस के आसपास के पड़ोसी देश थे, फ्रांस किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। तो फ्रांस के आसपास के देश कौन से देश रहेंगे? यूरोपीय देश ही रहेंगे, ठीक है। तो उसने आसपास के पड़ोसी यूरोपीय देशों से राजवंश को खत्म करने की बात कही और युद्ध लड़े, और वहां पर राजवंशों को खत्म भी किया, और उन सारे पड़ोसी यूरोपीय देशों में अपने प्रतिनिधि बैठा दिए, अपने परिवार के सदस्य ही बैठा दिए राजा बनाकर। ये काम करा इसने, ठीक है। तो उन्होंने पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतने के लिए राजवंशों को दूर करने और उन राज्यों का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रखा था, और उन्होंने यूरोप के आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में अपनी भूमिका देखी थी। किस रूप में दिखी थी? यूरोप के आधुनिकीकरण के रूप में अपनी भूमिका देखी थी। नेपोलियन कहता था कि मैं पूरे यूरोप का मॉडर्नाइजेशन कर दूंगा, आधुनिक यूरोप का निर्माण करूंगा, मॉडर्न यूरोप का निर्माण करूंगा, ठीक है। और आखिरी में 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई, वाटरलू का युद्ध हुआ और नेपोलियन पराजित हो गया। कब से कब? 1804 से 1815 तक इसका शासनकाल रहा। ऑलराइट, चलिए, ये बात हो गई नेपोलियन के बारे में। अब बात आती है कि क्या महिलाओं के लिए भी ये क्रांति हुई थी? जो क्रांति उस दौरान चल रही थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, वो क्रांति महिलाओं के अधिकारों के लिए हुई थी। उस क्रांति से महिलाओं को क्या फायदा मिला था? तो चलिए जानते हैं। देखें, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने गतिविधियों में शामिल हुआ करती थी। जितनी भी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान गतिविधियां होती थी फ्रांसीसी समाज में परिवर्तन लाने के लिए, हर एक उस गतिविधि में महिलाओं की भूमिका होती थी। तब भी वहां की महिलाओं को सारे अधिकार नहीं थे। ज्यादातर महिलाएं जीविका निर्वाह का काम करती थी। जीविका निर्वाह यानी कि रोजगार का काम करती थी, ठीक है। जैसे सिलाई, बुनाई, कपड़े की धुलाई, फल फूल सब्जी बेचना, ये सारे काम किया करती थी, ठीक है। घर के काम भी कर रही हैं, ठीक है। घर संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, सभी का पेट भर रही हैं, कमा रही हैं, क्रांतियों में भी भाग ले रही हैं। तब भी महिलाओं को अधिकार नहीं थे। कैसे? ज्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के मौके ही नहीं थे, और यह मौके केवल किसके पास थे? कुलीनों की लड़कियों अथवा धनी परिवारों की लड़कियों के पास ही थे। समझ में आ रही है बात? ज्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के मौके ही नहीं थे, केवल कुलीनों की लड़कियों अथवा धनी परिवारों की लड़कियों के पास ही ये अधिकार थे। फिर जब उनकी पढ़ाई लिखाई हो गई या एक उम्र हो गई, कुछ के पास अधिकार थे पढ़ने लिखने के, कुछ के पास नहीं थे, और अंत में होनी तो शादी ही है। तो इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। और महिलाओं को शादी के बाद क्या काम होता है? कहा जाए तो परिवार का पालन पोषण करना, खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, क्योंकि वो मुख्य खाद्य पदार्थ था, बच्चों की देखरेख करना, ये सब करना, और बाहर जाके काम भी करना, कमाई भी करना, क्रांति में भाग भी ले रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं की जो सैलरी थी वो पुरुषों की तुलना में काफी कम थी,
ठीक है, यानी कि वही काम महिला कर रही है, वही काम पुरुष कर रहे हैं, लेकिन दोनों की सैलरी बराबर नहीं थी। उतना ही काम उतने ही घंटे वो कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को कम पैसा मिलता था। तो महिलाओं की प्रमुख एक मांग क्या थी? उनकी एक प्रमुख मांग यही थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। क्या डिमांड थी? कि जितने अधिकार पुरुषों को हैं, राजनीतिक अधिकार, वो सारे किसको होने चाहिए? उतने ही सारे अधिकार बराबरी से, इक्वालिटी से, समानता के साथ महिलाओं के लिए भी होने चाहिए। ठीक है, देखो भाई, ये एक इमेज दिख रही है आपको। ठीक है, इसमें देखें, एक महिला अपने पूरे समूह का नेतृत्व कर रही है, लीडर बनके घोड़े पर जा रही है क्रांति के लिए, और बाकी की महिलाएं उसको फॉलो करते हुए उसके समर्थक के रूप में ढोल नगाड़ों के साथ, तलवारों के साथ, त्रिशूल के साथ, कुदालों के साथ, तमाम हथियारों के साथ क्रांति में हिस्सा लेने आगे जा रही हैं। ठीक है, यानी कि महिलाओं की भूमिका क्रांति में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय भी करे गए। क्या उपाय करे गए? क्या कदम उठाए गए? तो क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू करे। कैसे कानून लागू करे? जैसे कि सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। कई सारे सरकारी विद्यालय खोले, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल खोले, और महिलाओं की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया, कंपलसरी बना दिया कि आपको स्कूली शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात करी थी। ठीक है, फिर उसके बाद एक बात और कही थी कि अब लड़कियों के पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की बातें नहीं कर सकते। क्लियर है? उनके पिता उन्हें मर्जी के खिलाफ शादी की बातें नहीं कर सकते थे। और अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थी, यानी कि उनको हर चीज सिखाई जाने लगी ताकि आगे जाके वो अपने रोजगार का साधन खुद पैदा कर सकें। तो महिलाएं छोटे मोटे व्यवसाय भी चालू कर दी। ठीक है फिर अगली बात ध्यान से सुनना, मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। पढ़ने लिखने की आजादी दे दी, शादी के लिए बाध्य नहीं किया, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया, लेकिन मताधिकार और समान वेतन, ठीक है, वोट डालने का अधिकार और समान वेतन यानी कि बराबरी से सैलरी का अधिकार महिलाओं को तब भी नहीं मिला, और एक लंबे समय तक ये आंदोलन कई देशों में चलता रहा। और आखिरी में सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब हासिल हुआ? 1946 में हासिल हुआ। भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में, यानी कि भारत के आजाद होने के एक साल पहले इनको मताधिकार मिला था। और इन्हीं यूरोपीय कंट्री ने हमारे ऊपर अधिकार किया था, इन्हीं यूरोपीय देशों ने हमारे ऊपर अधिकार किया था। ठीक है, आप किसी पर अधिकार तब कर सकते हैं जब आपकी विचारधारा खुली हो। ठीक है, अब इनने तो हमें गुलाम बना के रखा था, अगर इनकी विचारधारा खुली होती तो हमें गुलाम ना बनाते और इनके देश में महिलाओं को वोट डालने के अधिकार शुरू में ही दे दिए गए होते, महिलाओं को इतनी लंबी लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ती। ऑलराइट, क्लियर? चलिए अब देखो भाई, अब कहानी आती है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा यानी कि स्लेवरी, उन्मूलन यानी कि समाप्ति। दास प्रथा की समाप्ति कैसे होती है फ्रांस में? दास व्यापार जो है, गुलामों का व्यापार कब शुरू हुआ? गुलामों का व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। क्लियर? और फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। ठीक है, फ्रांस के दो बंदरगाह थे, बोर्दो और नांते। कौन से थे? बोर्दो और नांते। तो फ्रांस के इन बंदरगाहों से अफ्रीका के तट तक जहाज जाते थे, और उन जहाजों से अफ्रीका के स्थानीय सरदारों से दासों को खरीद कर उनका व्यापार करके कैरिबियाई देशों तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो दासों को किस तरीके से पहुंचाया जाता था? उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी जाती थी। ठीक है, और अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक पहुंचने में 3 महीने का समय लगता था, और 3 महीने के लिए उन जहाजों में दासों को हथकड़ियां बांधकर ठूस दिया जाता था। ठूस दिया जाता था यानी
ऐसा नहीं था कि भाई इस जहाज में इतनी सीट हैं तो इतने ही दास जाएंगे, जितने बन जाएं भरते जाओ भरते जाओ। आप देखो उनके हाथों में हथकड़ियां हैं और एक जहाज में सैकड़ों दास एकदम भरे हुए हैं। कैसा जीवन होगा उनका, ठीक है। और ये भी पता है कि हमें गुलाम बनाया गया है, हमें दूसरी जगह जाके पता नहीं कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। फिर वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था, ठीक है। कैरिबियाई देशों में जो बागान होते थे, जैसे कि चाय बागान, नील के बागान, और कौन से बागान हो सकते हैं, चाय, नील, कॉफी के बागान। अब चाय, नील, कॉफी आदि ऐसी फसलें व्यापारिक फसलें के नाम से जानी जाती हैं। कौन सी फसलें? व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलों को क्या कहा जाता है? नगदी फसलें भी कहा जाता है, ठीक है। नगदी फसलें भी कहा जाता है। इनसे काफी ज्यादा मुनाफा होता है, बहुत फायदा होता है इनसे, ठीक है। तो उन बागानों में जाकर उन मालिकों के अधीन इन्हें काम करना होता था और चार दीवारी में बंद कर दिया जाता था। जितनी बॉर्डर उस बागान की होती थी, उसी बॉर्डर के अंदर, उसी सीमा के अंदर रहना पड़ता था, वहीं सब काम होते थे। और जितना काम इनसे कराया जाता था उसके कंपैरिजन में उतना इन्हें वेतन भी नहीं दिया जाता था। क्लियर है? तो ये सब यातनाएं दासों को सहनी पड़ रही थी। बोर्दो और नांते बंदरगाह, जो फ्रांस के प्रमुख बंदरगाह थे, वो समृद्ध हो गए थे, है ना, धनी हो गए थे, संपन्न हो गए थे। किसके कारण? दास व्यापार के कारण। और 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। 17वीं शताब्दी से शुरू हो गई थी ये, 18वीं शताब्दी लगी तब भी ज्यादा निंदा नहीं हुई। लेकिन अब सुनो, 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी देशों की मुक्ति का कानून बनाया, ठीक है। क्या कानून बनाया 1794 के कन्वेंशन के द्वारा? कि जितने भी फ्रांसीसी उपनिवेश हैं उनको मुक्त कर दिया जाएगा। फ्रांसीसी देशों की मुक्ति का कानून बनाया, ठीक है। फ्रांसीसी उपनिवेशों में जो जितने भी देश आते हैं उनकी मुक्ति का कानून बनाया। और यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, ठीक है। 1794 से कब तक? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद एंट्री किसकी होती है फ्रांस में? नेपोलियन की। तो 1794 से 1804 तक ही ये कानून चल पाया। 10 वर्ष तक नेपोलियन की एंट्री हुई। नेपोलियन ने फिर से दास प्रथा फ्रांस में चालू कर दी। क्लियर? फिर फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब होता है? 1848 में। यानी कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा कब खत्म होती है? 1848 में। 17वीं शताब्दी से शुरू हुई और 19वीं शताब्दी के मध्य में जाकर यह खत्म हुई। क्लियर? अब जानते हैं क्रांति और रोजाना की जिंदगी के बारे में। द रिवॉल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। क्या है ये? उस क्रांति का रोजाना की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? 1789 में यह क्रांति हुई थी, हम जानते हैं। तो 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों और महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में कई सारे परिवर्तन आए, जो भी फ्रांस के निवासी थे। तो क्रांतिकारी सरकार ने क्या किया उस समय? क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया, ठीक है। क्रांतिकारी सरकार ने क्या किया? कानून बनाया। कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया कि जो भी स्वतंत्रता और समानता की डिमांड है उनको हम लागू करते हैं। उनके आदर्शों को वो स्वतंत्रता और समानता के अंदर जितनी भी बातें आती हैं वो सारी चीजें हर व्यक्ति को उसकी हर दिन की लाइफ में मिलना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हाँ, व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, व्यक्ति के साथ पूर्ण रूप से समानता का व्यवहार हो रहा है। फिर उसके बाद देखें, फ्रांस के शहरों में अखबारों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई। कहाँ कहाँ? अखबारों में, पुस्तकों में और छपी हुई तस्वीरों में कई सारी चीजें छापी जाती थी। लोगों को जागरूक किया जाता था। वहां के जो दार्शनिक थे, विचारक थे, समाज सुधारक थे, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना चाहते थे, लोगों को जागरूक करना चाहते थे। और वो सारी चीजें, छपी हुई सामग्री कहाँ तक पहुंच गई? गांव देहातों तक पहुंच गई, यानी कि हर लेवल पर लोग पढ़ने लगे थे। और
उन पत्रिकाओं में क्या बातें होती थी, उस अखबारों में या पत्रिकाओं में या पुस्तकों में या छपी हुई तस्वीरों में वो सारी घटनाएं होती थी जो फ्रांस के अंदर उस समय घट रही थी। तो शहर से लेके गांव तक के लोग रोज की पूरी जानकारी रख पाते थे अखबारों के माध्यम से कि हमारे देश में क्या चल रहा है। जब एक व्यक्ति को अपने देश के बारे में पता होगा तो वो हर तरीके से एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, अवेयर रहेगा, जागरूक रहेगा। तो ये सारी चीजें उस समय करी जा रही थी, ठीक है। और घटनाओं के साथ साथ क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और उन पर किसने क्या कहा है, उन घटनाओं पर, उन परिवर्तनों पर उसकी टिप्पणी भी होती थी। तो इस तरीके से क्रांति और रोजाना की जिंदगी का स्वरूप हमें कुछ इस तरीके से फ्रांस में दिखाई देता है। ऑलराइट, सारी बातें क्लियर हो गई आप सभी को? तो अब जल्दी से मुझे एक कमेंट करके बताइए कि जो जितना भी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई क्या? यस और नो में ये चीज बतानी है, जो चीज समझ में नहीं आई है वो बतानी है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हमने इसको एक कहानी के फॉर्मेट में पढ़ा है, राइट, और बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, चैप्टर पढ़ लिया पूरा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू सब सॉल्व कर लिए, रिवीजन भी कर लिया। अब तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति की जो कहानी है उसका क्या सार है, आपको क्या शिक्षा मिलती है, वो बात आपको कमेंट में मुझे बतानी ही है। ऑलराइट, तभी मैं मानूंगी कि हाँ आपने पूरा लेक्चर देखा था और पिछले के सारे वीडियोस भी देखे थे। तो चलिए यहीं पर कहानी खत्म होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स फ्री नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं और सीबीएसई के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, इतने सारे कोर्सेस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक की बात? सारी चीजें एकदम फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ये बात आपको याद रखनी है। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।